हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्टेड हुआ है 2022 में। ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो AQU, जो पहले AQU था उसके द्वारा कंडक्टेड हुआ था। अभी ये बिहार टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चुका है ना। तो हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 का आंसर देना है। किन्हीं 5, जो आपको 5 का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। हेंस आपको ना 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। रिपीट कर रहा है, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 में से किन्हीं 5 को आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का, तो टोटल ना 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। पहली बात है। दूसरी बात कि 5 जो क्वेश्चन के आपके आंसर करने हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको किसी हाल में आंसर करना ही करना है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन होता है वो जनरली MCQ होता है या फिर स्मॉल आंसर राइटिंग होता है, मतलब छोटा छोटा शॉर्ट आंसर टाइप होता है। तो हर एक क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 सब क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का है। उन 10 सब क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 7 का ही आंसर करना है, यानी कि आपको 14 मार्क्स का ही आंसर करना होता है। इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। एक बार हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, देन विल सी द सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन ए। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ विथ एन एग्जांपल। तो किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन करना है विथ एन एग्जांपल। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, देयर आर 2 किरचॉफ्स लॉ। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें 2 लॉ हैं। एक को बोलते हैं KVL, दूसरे को बोलते हैं KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो पहला लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। व्हाट इट स्टेट इज, क्या स्टेट करता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। यानी कि टोटल जो करंट है उनका अलजेब्रिक सम किसी नोड पे चाहे किसी जंक्शन पे 0 होता है। उसका सम जो है वो 0 होता है इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। यहां पे 2 वर्ड आपको दिखेगा, नोड एंड जंक्शन। नोड का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 ब्रांचेज आके मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 ब्रांचेज आके मिलते हैं, उसको नोड कहते हैं। 2 से ज्यादा जहां ब्रांचेज आके मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। ये KCL नोड और जंक्शन दोनों के लिए वैलिड होता है। तो इसको अगर मैथमेटिकल लिखना है, यानी कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, दिस वन। समेशन k इक्वल टू 1 to n ik इक्वल टू 0, यानी कि k को आप 1 2 3 4 करते जाइए, ये अलजेब्रिक सम को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसपे यहाँ पे 5 करंट है। करंट I1 I2 आर आउटगोइंग, करंट I3 I4 आर इनकमिंग एंड करंट I5 इज ऑल्सो इनकमिंग। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि करंट 1 2 आउटगोइंग है, रेस्ट के करंट इनकमिंग है। तो इसका KCL कैसे लिखोगे? KCL जब अप्लाई करोगे तो आपको ना एक कंसेप्ट के थ्रू जाना है। कंसेप्ट ये है कि अगर करंट इनसाइड होंगे तो उसको पॉजिटिव लोगे, तो आउटसाइड को नेगेटिव लोगे, या फिर अगर करंट आउटसाइड को पॉजिटिव लोगे तो इनसाइड को नेगेटिव लोगे। ये आपको कोई एक रूल फॉलो करना है। तो हमने क्या किया है, जो आउटसाइड करंट है उनको पॉजिटिव लिया है, तो जो इनसाइड करंट होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो आउटसाइड कौन है, I1 I2। तो हम स्टार्ट किए, I1 पॉजिटिव लिए, प्लस I2 बाहर की तरफ है, माइनस I3 माइनस I4 क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है, माइनस I5 क्योंकि ये भी अंदर की तरफ है। तो जितना करंट अंदर की तरफ थे हमने नेगेटिव ले लिया, जितने करंट बाहर की तरफ थे उनको हमने पॉजिटिव ले लिया। इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। इट इज कॉल्ड KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट सी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आल्सो कॉल्ड KVL। क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसका, द डायरेक्टेड सम ऑफ द वोल्टेजेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। यानी कि किसी क्लोज लूप में जो वोल्टेज हैं उनके सम, डायरेक्टेड जो वोल्टेज है उनके सम, डायरेक्टेड वोल्टेज का मतलब क्या है, उसमें डायरेक्शन दिया होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दिया होना चाहिए, उनका सम 0 होता है। आई एम रिपीटिंग, जो डायरेक्टेड वोल्टेज है यानी कि जिनकी पोलैरिटी मेंशन्ड है, उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में और किसी एक क्लोज लूप में।
है ना। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट करो वहीं एंड हो जाए, कॉल्ड क्लोज लूप। यहाँ पे हमने एक क्लोज लूप लिया हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, यू कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, समेशन k इक्वल टू 1 to n vk इक्वल टू 0। नाउ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप आएंगे तो इस एग्जांपल को देखिए जरा सा, तो यहाँ पे ना वोल्टेज लिया हुआ है, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये रजिस्टर है दो, और एक सप्लाई वोल्टेज। तो इनकी पोलैरिटी मेंशन है ना, क्योंकि रजिस्टर जो है या तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी या करंट की डायरेक्शन इधर होगी, मीनिंग या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमने मान के चला है कि यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी हमने प्लस और प्लस दिया है, बिकॉज दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स। नाउ तो अगर आप इसके अलजेब्रिक सम करोगे तो अगेन आपके पास दो लॉ है। अगर वोल्टेज माइनस से प्लस जाओगे तो पॉजिटिव ले लो, तो प्लस से माइनस जाओगे तो नेगेटिव ले लो। एक ये लॉ है जो हमने फॉलो किया है। दूसरा लॉ ये है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस ले लो, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस ले लो। तो आपके पास ये दो लॉ है, तो या आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ तो उसको माइनस लो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव को प्लस लो, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव को अगर माइनस लेते हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव को प्लस लो। दैट इज द वे। यहाँ पे हमने माइनस से प्लस गए हैं तो हम पॉजिटिव लिए हैं, प्लस से माइनस गए हैं तो नेगेटिव लिए हैं। दैट इज द वे। आपको एक लूप में चलना है, तो ये क्या हो गया, प्लस V1 माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस VR1, फिर प्लस से माइनस जाएंगे VR2, फिर यहां प्लस से माइनस जाएंगे तो V2 इक्वल टू 0। इट इज द क्लोज्ड सर्किट। ये जो क्या था आपका, एक KVL था, दूसरे को हम लोग KCL कहते हैं। सब क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन बी। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस देन विल सी द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Which winding in the bracket LV or HV should be kept open while conducting OC test? Justify your answer। मतलब यह है कि कौन सा वाइंडिंग, मतलब LV वाइंडिंग की HV वाइंडिंग ओपन रखा जाता है इन द केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। आपको आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हम आंसर देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द HP वाइंडिंग इज कीप ओपन सर्किटेड व्हाइल कंडक्टिंग द OC टेस्ट। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सा वाइंडिंग ओपन रखना है। तो हमें क्या लिखा कि HP वाइंडिंग ना ओपन रखना है, कि जब आप ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करोगे तो HV वाइंडिंग को ओपन रखोगे। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जो ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज पे कंडक्ट करना होता है, एंड द रेटेड वोल्टेज इज लेस इन LV साइड विच इज लेस इन LV साइड। यानी कि जो रेटेड वोल्टेज होता है वो LV साइड में कम होता है, डेफिनेटली लो वोल्टेज मतलब वहां कम होगा। तो अगर आप इक्विपमेंट्स को वहां प्लेस करोगे, कहां, LV साइड में, तो टेस्ट ना इकोनॉमिकल होगा। यानी कि तब आपको ओपन कौन करना पड़ेगा, HV। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, सिंस OC टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज while it is less in LV साइड, यहां पे इन छूटा हुआ है, which is less at LV side where the equipments are placed for economical testing। मतलब इकोनॉमिकल टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो LV साइड प्लेस किए जाएंगे, तो ओपन किसको रखोगे, HV साइड को ओपन रखोगे। तो ये आपका आंसर था, उसका जस्टिफिकेशन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। Assume that the given transformer has the following nameplate ratings: 440 kVA, 440 volt by 11 kV kilovolt, 50 Hz. What does these numbers means या number implies? मतलब यह है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है 40 kVA, 400 volt by 11 kilovolt एंड 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो 40 kVA का मतलब यह होता है कि वो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कैपेसिटी है और मैक्सिमम एपरेंट पावर कैपेसिटी है, ठीक है। तो जो नेमप्लेट रेटिंग पर लिखा होता है ट्रांसफार्मर का, वो उस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। 40 kVA का मतलब उसमें कितना kVA का लोड आप लगा सकते हो, इट इज द मैक्सिमम अप टू 40 kVA। नाउ दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, 440 वोल्ट बटा 11 किलो वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लो वोल्टेज साइड है, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, वो 440 वोल्ट का है
एंड जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो 11 किलो वोल्ट का है। तो इसका जो मतलब होता है वो वोल्टेज रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो मतलब होता है ये पावर रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये पावर रेटिंग है, ये वोल्टेज रेटिंग है। नेक्स्ट आता है 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी। तो उसकी जो सप्लाई एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो ये जो सप्लाई और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो इस नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि 40 केवीए का वो ट्रांसफार्मर है जिसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग 440 वोल्ट है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग 11 किलो वोल्ट है, एंड जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। Let us see the next question. I am reading the question once. That is question number 1D. What is commutator in DC machine? डीसी मशीन में कम्यूटेटर क्या होता है? तो कम्यूटेटर जो है बेटा वो इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर जो एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है ना या जनरेटेड होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा जाता है। तो कम्यूटेटर कन्वर्ट्स जनरेटेड एसी ईएमएफ इनटू डीसी इन डीसी जनरेटर, हेंस कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर, एंड इट्स कन्वर्ट्स डीसी सप्लाई इनटू एसी इन केस ऑफ मोटर, हेंस इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इन्वर्टर। तो इसका काम क्या है? ये कम्यूटेटर क्या है? ये एक डिवाइस है जो ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इन द केस ऑफ जनरेटर, और डीसी को एसी में इन द केस ऑफ मोटर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1E। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज मीन्ट बाय लीनियर नेटवर्क? एक्सप्लेन आर एल एंड सी आर एज अ लीनियर एलिमेंट। कह रहा है लीनियर नेटवर्क क्या है? तो लीनियर नेटवर्क ये है विच ओबे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। जो होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रिंसिपल को ओबे करता है वो आपका लीनियर नेटवर्क होता है। दूसरी पॉइंट ये है इसकी, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लीनियर एलिमेंट्स की, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लीनियर होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हो वो ना लीनियर होती है। तीसरा पॉइंट यह है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर आल्सो लीनियर इफ द इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विथ इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, तो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये लीनियर मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो इस बेसिस पे आपको इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को प्रूव करना है कि वो लीनियर एलिमेंट है। तो आपको पता है एल फॉर आर मतलब रजिस्टर के लिए जो आई होता है वो वी बाई आर होता है, ये बात आपको पता है, यानी कि वी इज इक्वल टू आर इंटू आई हो गया। अगर इसका प्लॉट करोगे यानी कि आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो ये भी और आई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे जैसे आई बढ़ाओगे भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आई घटाओगे भी घटेगा, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा आर। तो क्या बेटा ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ स्ट्रेट लाइन है। क्या इसकी आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन है? हाँ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको लीनियर एलिमेंट कहा जाता है। दूसरा लेते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है VL, दैट इज गिवन बाय L di by dt, आपको पता है। और हमने क्या बोला? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर लीनियर मैथमेटिकल टूल्स, हेंस सिंस ये रिलेटेड किससे है? डिफरेंशियल इक्वेशन से, VL इक्वल टू L dIL by dt, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, हेंस इट इज अ लीनियर एलिमेंट। एंड फॉर कैपेसिटर डेफिनेटली IC इक्वल टू C dVC by dt, और इसको आगे बढ़ाओगे तो VC कितना हो जाएगा? 1/C कांस्टेंट है, IC इंटू dt, यानी कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लीनियर मैथमेटिकल टूल से जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज लीनियर। ऑल्सो आप होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे रजिस्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप एडिटिविटी और होमोजेनिटी भी यहां यूज कर सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हो, इनको प्रूव करने के लिए कि ये लीनियर है, बट अप टू 2 मार्क्स इट इज सफिशिएंट, है ना। Let us see the next question. That is question number 1F. Differentiate among real, reactive and apparent power. तो रियल पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है एंड एपरेंट पावर क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। जो पावर रजिस्टर में कंज्यूम होता है प्योर रजिस्टर में, उसको बोलते हैं रियल पावर। जो इंडक्टर में और कैपेसिटर में कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। एंड इन दोनों का जो पावर है उनका जो मेजर है, यानी कि जो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर और रियल पावर,
रियल को ही एक्टिव बोला जाता है। तो रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का जो मेजर है उसको बोलते हैं एपरेंट पावर। इसको डिनोट किया जाता है P से, इसको Q से, इसको S से, है ना। इसका यूनिट वाट होता है, इसका यूनिट VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या वर्स बोलते हैं, वोल्ट VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR वर्स बोलते हैं, या इसका यूनिट VA होता है वोल्ट एम्पियर। इसको यूजफुल पावर में बोल सकते हो, इसको अनयूजफुल पावर बोल सकते हो, और इन दोनों का सम जो है वो एपरेंट पावर होता है। एक्चुअली जो तुमको दिखता है वो एपरेंट है, जो होता है वो रियल है, जो रेस्ट बच गया वो रिएक्टिव है। जो तुमको नहीं दिखता इमेजिनरी पे है वो रिएक्टिव है। रिपीट करते हैं, जो दिखता है वो एपरेंट है, जो एक्चुअल में होता है वो रियलिटी है, वो रियल है, और जो तुमको नहीं दिखा यानी कि जो इमेजिनरी है वो रिएक्टिव होता है। इट्स ऑल अबाउट रियल, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। Let's see the next question. Question number 1G. Calculate maximum value and RMS value of V equal to 10 sin omega t minus 17.3 cos omega t. तो ये न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि V equal to 10 sin omega t minus 17.3 cos omega t। ये आपके पास एक वोल्टेज है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है ना। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जिसको आप वीएम कहते हैं। तो एक्चुअली देखो बेटा, ये साइन में है और ये कोसाइन में है, तो कॉस वाला लीड करना चाहिए, लेकिन माइनस लगा है तो ये लैग करेगा, यानी कि 90 डिग्री लैग करेगा। अगर इसका फेजर बनाओगे ना, तो अगर साइन को तुम रेफरेंस लेते हो, तो अगर ये 10 पे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, तो कोस वाला कितना होना चाहिए, लीड करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट ये ना नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है माइनस साइन, और कितना है ये 17.3। तो आपको इसका जो सम होगा, ये दोनों ना मैक्सिमम वैल्यूज लिए हैं हमने, तो इन दोनों का जो सम होगा, फेजर सम होगा, यहां पे ऐड करोगे है ना, इसी को हम वीएम कहते हैं, फेजर सम होता है वीएम। तो कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम कांसेप्ट लगा लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है 10 के बराबर है ना। तो ये जो वीएम हो जाएगा इट इज अंडर रूट इसका स्क्वायर, मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 17.3 का होल स्क्वायर, ये है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है यहाँ पे ना, पाइथागोरस थ्योरम। देन आप यहां से अगर वीएम निकालोगे, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 70, इसको कैलकुलेट करोगे इट इज कमिंग एज 19.98 वोल्ट। ठीक है, तो इतना वोल्ट हो जाएगा ये। एंड तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, एंड बोल रहा है भी आरएमएस निकालने के लिए, तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 19.98 डिवाइड बाई √2, यहां से निकालोगे इट इज जस्ट कमिंग एज 14.128 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जी था, एक छोटा था। हमें क्या निकालना था, वीएम निकालना था, ये वैल्यू निकालनी थी, एंड वी आरएमएस निकालना था, मतलब कि ये वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Let us see the next question. I'm reading the question 1. That is the question number 1H. A 250 volt bulb passes a current of 0.3 ampere. Calculate the power in the lamp. है ना, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो आपका बल्ब है उसका वोल्टेज रेटिंग है 230 वोल्ट, सॉरी 250 वोल्ट, नॉट 230, 250 वोल्ट, एंड जो करंट रेटिंग है वो है 0.3 एम्पियर। आपको पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, और बल्ब के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है। इसलिए ये जो पावर हो गया वो हो गया V इंटू आई इंटू 1, यानी कि 250 इंटू 0.3 इंटू 1, क्योंकि पावर फैक्टर
1 माना जाता है, बल्ब की पावर फैक्टर बहुत हाई होती है, हालांकि प्रैक्टिकली 0.95 के आसपास होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट इज कमिंग एज 75 वाट, 75 वाट, यानी कि 75 वाट। तो इसकी जो बल्ब की पावर है वो है 75 वाट। एक छोटा सा ये भी एक न्यूमेरिकल था। Let's see the next question. It is question number 1I. I am reading the question once. Question क्या कर रहा है? Define unilateral and bilateral. Define unilateral and bilateral. Bilateral unilateral को define करना है। तो unilateral क्या होता है? वो एलिमेंट है जिसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने पे चेंज हो जाता है ना? The element whose behavior characteristics changes on reversal of polarity of the applied voltage. यानी कि वोल्टेज की पोलैरिटी अगर उल्टा कर दो तो ना आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे यूनिलैटरल। जैसे डायोड है ना, वो यूनिलैटरल है। अगर एग्जांपल के तौर पर लिखोगे तो डायोड जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहां लिखो तो डायोड, ट्रांजिस्टर्स, दीज आर द यूनिलैटरल, है ना। नेक्स्ट, अगर यहां पे देखो तो अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करो, अगर वोल्टेज पॉजिटिव ले रहे हो तो ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ये बढ़ रहा है और तब ये जाके सेटल डाउन हो रहा है। लेकिन वहीं जो अगर वोल्टेज निगेटिव आ जाओ, ये क्या हो रहा है, कुछ उल्टा अलग ग्राफ जा रहा है, ये और ये सेम नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल, है ना। बायलैटरल क्या है, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी आप रिवर्स करते हो तो वो VI जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहां देखिए तो अगर वोल्टेज आप पॉजिटिव ले रहे हो तब भी ये ऐसा ही है, बढ़ रहा है और फिर आपका सेटल डाउन कर जा रहा है। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तब भी क्या है, ये ऐसा ही है, इसको बोलते हैं बायलैटरल। अगर यहां पे अगर आप एग्जांपल लिखेंगे तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज ऑल आर बायलैटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलैटरल क्या हो गया, ये समझ में आ गया, बायलैटरल क्या है ये हमें समझ में आ गया। Let us see the last question. That is the पहला का last sub question. That is question number J, 1J. Give some applications of थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो इंडस्ट्रियल ड्राइव में यूज होता है, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल पंप्स, जो पंप होते हैं बड़े बड़े, वहां पे यूज होता है। जो आजकल खेतों में पानी पटाया जा रहा है, बड़ा बड़ा जो इंडक्शन मोटर है, उसमें भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है, बड़े बड़े लिफ्ट में, क्रेन्स में यूज किए जाते हैं, इवन आप ट्रैक्शन सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता था। तो इस तरह से ट्रैक्शन मतलब ट्रेन, है ना। तो बहुत सारे जगह है जहां पे इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। Let us see the next question, that is question number 2A. Question number 2A. I am reading the question once. एक बार हम क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं। Question will display here. An AC current varying sinusoidally with frequency 50 Hz has RMS value 20 ampere. Write equation of instantaneous value and find this value at 0.0125 second after passing through maximum value. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका गिवन डेटा है उसमें यह है कि एक करंट है ना, जिसका आरएमएस वैल्यू यानी कि आई आरएमएस कितना दिया है, वो दिया है 20 एम्पेयर्स, एंड फ्रीक्वेंसी जो दिया है एफ, डेट इज द 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है आप इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखिए, यानी कि आप आई ऑफ टी लिखिए। तो आई ऑफ टी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होता है बेटा आई एम, यानी कि मैक्सिमम इंटू आइदर कॉस और साइन। तो कॉस में ले सकते हो या साइन में, कॉस ओमेगा टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन, आइदर कॉस में जा सकते हो और यू कैन राइट इन द साइन ऑल्सो। नाउ दिस इंप्लाइज आई टी इक्वल टू आई एम की वैल्यू कितना हो जाएगी, आई एम कितना होता है, अगर आई आर एम एस दिया है तो इसको आई आर एम एस इंटू रूट 2 लिखोगे। कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई इंटू एफ, मतलब ओमेगा 2 पाई एफ इंटू टी। इतना एम्पेयर, डेफिनेटली ये एम्पेयर है,
अगर यहां से आगे बढ़ोगे तो आई ऑफ टी यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा 20 इंटू रूट टू कॉस 2 पाई 50 टी 2 पाई 50 इंटू टी एम्पेयर्स है ना। एंड फाइनली अगर आप आई ऑफ टी यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज 20 रूट टू मतलब 28.28 कॉस ओमेगा 314.159 टी एम्पेयर, इतना टी एम्पेयर है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पहला तो आंसर ये मिल गया हमें कि आईटी की वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का अगर इसका तुम प्लॉट करोगे बेटा तो क्या होगा, ये कोस ऐसे ही ना प्लॉट होता है। अगर यहाँ पे आई ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, दैट इज द 28.28। अब कह रहा है कि आफ्टर कितना सेकेंड 0.0152 मतलब यहां पे आपका करंट क्या होगा, मतलब कुछ मान लो यहां पे जो टाइम है वो है मान लो 0.0125, तो यहां पे आपका करंट क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा। तो क्या करोगे, टी का वैल्यू यहां पुट कर दो 0.0125, तो एड टी इक्वल टू 0.0125 यहां पे पुट कर दीजिए तो आई ऑफ टी कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट बिकमिंग एज 28.28 एंड कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 13154.159 और टी की वैल्यू आप यहां से पुट कर लो 0.0125, इतना एम्पेयर हो जाएगा। एंड दिस बिकम इक्वल टू, तो इस सेकंड पे ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो आप इसको पुट करोगे कैलकुलेटर में, इट जस्ट कमिंग एज कितना आ रहा है ये 28.214 एम्पेयर है ना। तो ये आंसर हुआ। तो इससे क्या होगा, ये 28.28 है ना, इससे थोड़ा सा कम होगा, देख रहे हो ना 28.28 से थोड़ा सा कम होगा, तो 28.214 एम्पेयर। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करिए। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इतना बताओगे यू गेट द 7 मार्क्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। I am reading the question once. That is the question number 2B. Question number 2B. Calculate the resistance between A and B from the figure given below. तो यहाँ ये फिगर दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि A और B के बीच रेजिस्टेंस निकालें। आपको फाइंड क्या करना है, आर ए बी बराबर व्हाट, क्या होगा आर ए बी। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, ये 4 ओम है, यहाँ 1 ओम है, ये 2 ओम और 3 ओम है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 6 ओम है, यहाँ 7 ओम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 रजिस्टर लगे हुए हैं और इनकी कनेक्शन कुछ इस तरीके दी हुई है। आप यहां देखोगे तो बेटा ये तीनों जो है ना पैरेलल में लगे हुए हैं, देख रहे हो 1 2 3 पैरेलल में लगे हुए हैं। सिमिलरली क्योंकि इन तीनों का ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ये दोनों भी ना पैरेलल में लगे हुए हैं, देखो तो स्टार्टिंग और एंडिंग इन दोनों का भी सेम है। ये तीनों फिर सीरीज में लगे हुए हैं और फिर यहां पे पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये सब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो यानी कि 1 पैरेलल में लगा हुआ है 2 के, पैरेलल में लगा हुआ है 3 के, इस तरह की वैल्यूज हैं। 1 पैरेलल विथ 2 पैरेलल विथ 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि अगर यहां से निकालोगे इट इज जस्ट कमिंग एज, यहां से जो वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे तुम 1/r इक्विवेलेंट, यहां का अगर निकालना है तुमको, मतलब यहां का 1/r इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। और जब यहां से r इक्विवेलेंट निकालोगे, इसको ऐड करोगे एलसीएम लोगे एंड इसको ऐड करोगे, एंड जब r इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे करोगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6, मतलब 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6, नीचे हो गया 6, ऊपर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, मतलब 6 3 9 और 2 11, 11/6। दिस इंप्लाइज अगर यहां से r इक्विवेलेंट खाली निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6/11।
तो अगर 6/11 करोगे तो कितना आएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज 0.5454। तो ये हमने निकाल लिया यहां का, ये आर इक्विवेलेंट। अब देखो ये 5 और 6 भी किसमें लगा हुआ है, वो भी पैरेलल में लगा हुआ है। तो 5 ओम 5 पैरेलल विथ 6 है। यहां से अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट निकाल दो, ये 2 ही है तो 2 में ना इजीली आप निकाल सकते हो दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, यानी कि 6 × 5 बटा 6 + 5। तो कितना हो जाएगा 30/11 है ना, और इट इज कमिंग एज 2.727 2.727। तो ये आप निकाल लोगे यहां से। फाइनली अगर इस सर्किट को रीड्रॉ किया जाए, इतना निकालने के बाद अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो ये हो गया 4 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 0 पॉइंट वाला, और तीसरा रेजिस्टेंस वाला ये वाला, इसका इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ये हो जाएगा बेटा कितना ओम, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 0.5454 0.5454, और ये हो जाएगा 2.727 ओम एंड ओम। एंड फाइनली आपको यहां पे ये पॉइंट ए दिखा है, यहां पे पॉइंट बी है, और इसके पैरेलल में एक और रजिस्टर आपको दिखेगा, ये 7 ओम। दैट्स इट। अब क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, पैरेलल लगा दोगे 7, यानी कि टोटल जो आर ए बी हो गया वो कितना हो गया। पहले इन तीनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर तीनों को ऐड करोगे इट जस्ट कमिंग एज 7, और इन तीनों को ऐड कर लो तो एंड पैरेलल विद दिस, यानी कि 4 ओम 4 प्लस 0.5454 प्लस 2 पॉइंट, इधर नीचे लिख देते हैं, प्लस 2.727, ये पूरे इन पैरेलल विथ 7, ये हो गया। इसको ऐड करोगे जस्ट कमिंग एज, आई एम एडिंग दिस वन, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.5454 प्लस 2.727, ये आएगा बेटा 7.2, ये जो ऊपर वाला है ना, ये हो जाएगा 7.2724 इन पैरेलल विथ 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7.2724 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई दोनों का सम, मतलब 14.2724। इसको सॉल्व करोगे आपको आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। हम यहां पे लिख रहे हैं ना, यहां के बाद यहां पे लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए, तो इसको ऐड करोगे और फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज 3 पॉइंट, जो यानी कि आर ए बी का जो वैल्यू आएगा फाइनली, ये 3 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है इससे, 3.567 ओम। दैट्स इट। तो ये एक क्वेश्चन है जिसकी कितनी मार्क्स दी हुई थी आपके पास, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पिछला वाला भी 7, ये भी 7, यानी कि ये 14 मार्क्स। एक बार वीडियो पॉज करो, कॉपी करिए। Let us see the next question. It is question number 3A. I am reading the question once. Explain the RMS value, comma, solve the RMS value of given waveform in the figure. तो आपके पास ये फिगर दिया है, इसका RMS वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। पहले पूछ रहा है व्हाट इज RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर इसका नाम है। तो RMS वैल्यू होता क्या है, पहले ये आपको बताना है, देन इसका RMS वैल्यू निकालना है। RMS वैल्यू क्या होता है बेटा, किसी भी सिग्नल में जो डीसी इक्विवेलेंट होता है, उसका जो डीसी इक्विवेलेंट होता है उसी को RMS वैल्यू कहते हैं। यानी कि इट इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ, इट इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ, it is DC equivalent of the signal। तो जो सिग्नल होते हैं, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल, उसका जो डीसी इक्विवेलेंट होता है वो कितने डीसी के बराबर है, उसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए, इसका ना आरएमएस वैल्यू निकालिए, जो यहां सिग्नल दिया हुआ है इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए। तो आपका जो आरएमएस वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू
वो किसके बराबर होता है, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं इसको। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1/t मतलब 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, जो भी आपका सिग्नल है तो इस सिग्नल का हमें लिखना पड़ेगा स्लोप, है ना। तो इसका सिग्नल का स्लोप कैसे लिखोगे, स्लोप मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये ना सिग्नल है 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना है हमें, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो जो स्लोप होगा डेट बिकम इक्वल टू vp माइनस 0 यानी कि vp बाई टी, ये हो गया स्लोप। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, vp बाई टी इंटू टी। तो क्या हो इसका मतलब, इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन का इक्वेशन बाई कैपिटल इंटू टी, दैट्स इट। तो यहां पे लिखे, अब हमारे पास 0 से t गए, किसका इंटीग्रेशन करना है, तो vp बाई कैपिटल टी इंटू टी, इसका स्क्वायर इंटू dt, है ना। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस गिवन सिग्नल 1/t 0 से t मतलब टाइम पीरियड तक, vp/t ये इक्वेशन है किसका, जो भी आपके पास सिग्नल है उसका का स्क्वायर इंटू dt। यानी कि जो आरएमएस वैल्यू मिलेगा, दिस इंप्लाइज जो आरएमएस वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, लेट्स सॉल्व इट। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मतलब मैग्नीट्यूड से, तो स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंडर रूट vp का स्क्वायर बटा t का स्क्वायर, सॉरी t का स्क्वायर तो है, एक t ऑलरेडी पहले से है, तो t क्यूब हो जाएगा, ये t क्यूब, ये t का है, यहां पे t स्क्वायर है, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t स्क्वायर dt। इसको हमने सॉल्व किया, 1/t पहले से था, t स्क्वायर बाहर आया, vp स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज अंडर रूट vp स्क्वायर बाई टी क्यूब, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, है ना। और इसका लिमिट कितना हो जाएगा 0 से t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी क्यूब बाई 3 0 से t। पुट कर लो यहां पे, अंडर रूट रहने दो, वैल्यूज पुट करो, तो ये हो जाएगा vp स्क्वायर बाई 0 से t, तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, टी क्यूब यहां रह जाएगा, जब t पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा टी क्यूब, है ना, दैट्स इट। ये टी क्यूब से ये टी क्यूब कैंसिल हो गया, रूट आप लगा लो, इट इज कमिंग एज vp बाई रूट 3। तो ये इसका आंसर होगा, जो आपका वेवफॉर्म दिया हुआ था ये वाला, इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा वो कितना होगा, vp बाई रूट 3। एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। Now let us see the next question, that is question number 3b. I am reading the questions. Two coil connected in series editing fashion. Two coil connected in series editing fashion have the total inductance of 250 millihenry. When connected in series opposition configuration, then coil has total inductance of 150 millihenry. If the inductance of one coil, that is the L1, is 3 times of the other coil, then find L1, L2 and M, that is the mutual inductance. What is the coefficient of coupling, यानी कि कपलिंग कोफिशिएंट भी निकालना है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर वो एडिटिव हो, तो एडिटिव का मतलब क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2M, है ना। एडिटिव मतलब ये 2M ऐड होगा, तो L1 प्लस L2 और M मतलब इसका भी M इसका भी M, दोनों का M ऐड होगा 2M म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो कितना दिया हुआ है, ये दिया है 250 मिली हेनरी, 250 मिली हेनरी। एंड जब एडिटिव है और जब सब्ट्रैक्टिव है मतलब L1 प्लस L2 लेकिन सब्ट्रैक्टिव मतलब माइनस 2M, तब ये कितना दिया है 150 मिली हेनरी। ये दो क्वेश्चन दिया, ये डेटा दिया हुआ है। एंड तीसरा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि जो इंडक्टेंस ऑफ L1 इज 3 टाइम ऑफ अदर, यानी कि L1 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ L2। ये आपका गिवन डेटा है। आपको फाइंड क्या करना है, L1, L2 एंड M। आपको फाइंड क्या करना है, L1, L2 एंड M निकालना है। तो पहले ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। तो 1 एंड 2 को ऐड करिए बाय एडिंग
बाई एडिंग 1 and 2, 1 and 2, एक दो को ऐड करिए, ये दोनों कट जाएगा और कितना मिल जाएगा आपका 2L1 प्लस 2L2 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो 400, 400 मिली हेनरी, 400 मिली हेनरी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दो 4 में, है ना, L1 बराबर 3L2, तो पुट कर दो यहां 4 में, तो कितना हो जाएगा, पुटिंग 3 in 4, 3 को 4 में पुट कर दो, तो L1 के बदले ना 3L2 लिख दो बेटा, तो हो जाएगा 2 into 3L2 प्लस 2L2 इक्वल टू 400 मिली हेनरी, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8L2 इक्वल टू 400 मिली हेनरी। तब यहां से L2 नहीं निकल गया, आराम से डिवाइड कर दो, इज कमिंग एज 50 मिली हेनरी, तो L2 हमें मिल गया 50 मिली हेनरी, इसलिए L1 भी मिल गया, 3 गुना है तो 150, यहां से तो L1 कितना हो जाएगा 3 into 50 मतलब 150 मिली हेनरी ना, इतना मिली हेनरी। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर 2 में और 1 में, आपको क्या मिल जाएगा m, तो यही पुट कर लेते हैं, आसान रहेगा, ताकि हम इसको इधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा 400, L1 प्लस L2 हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपका 2m यानी कि 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 मिली हेनरी, है ना, यानी कि 50 मिली हेनरी, इसलिए m बराबर 25 मिली हेनरी, तो m का वैल्यू कितना आएगा 25 मिली हेनरी। तो ये आपके आंसर्स हुए, ये हो गया L2, ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन पूछ रहा था तीसरा का बी, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहला जो था वो 6 मार्क्स था, ये जो है 8 मार्क्स था। एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3B का, उसमें क्या है, कपलिंग कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी कि कपलिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के बोलते हैं इसको, है ना, ये भी निकालना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय अंडर रूट सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो जाएगा, 25 मिली हेनरी है, डिवाइड बाय अंडर रूट 50 मिली हेनरी इंटू 150 मिली हेनरी, यही दिया हुआ है, तो मिली हेनरी से मिली हेनरी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो जाएगा 25 बटा अंडर रूट 15×75 ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा k इज इक्वल टू 0.2886। अगर परसेंटेज में लिखोगे दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 28.86%, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो कितना होगा 28.86%। Let's take the next question, that is question number 4B। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B। रीडिंग द क्वेश्चन वंस, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, इंडक्टेंस ऑफ 500 मिली हेनरी एंड अ वेरिएबल कैपेसिटेंस कनेक्टेड अक्रॉस 100 volt 50 Hz supply. Calculate the capacitance required for producing series resonance condition and the voltage generated across both inductor and capacitor at time of resonance। है ना, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें R है, L है और C है, और कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल है। इसमें जो सप्लाई दिया गया है वो एसी सप्लाई है 100 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का, ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नहीं है। ये आर जो दिया है वो 4 ओम का दिया हुआ है
ये जो दिया है ये 500 मिली हेनरी का दिया हुआ है और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है आप इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए जिससे कि आपका ये सर्किट रेजोनेंस में चला जाए। उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि इसके क्रॉस का वोल्टेज, मतलब यहां का वोल्टेज मान के चलो ये अगर ये VL है और यहां का वोल्टेज अगर ये VC है तो इसको भी निकालिए, VL VC निकालिए, ये कह रहा है। तो आप क्या करोगे यहां पे एट रेजोनेंस, सिंस ये रेजोनेंट का बात कर रहा है तो एट रेजोनेंस आपको पता है कि XL और XC ना बराबर होते हैं, है ना। एट रेजोनेंट XL एंड XC बराबर होते हैं। XL मतलब 2 पाई FL बराबर होगा 1/2 पाई FC के, ठीक है। यानी कि XL और XC बराबर होता है। XL बराबर 2 पाई FL बराबर होगा 2 पाई FC के। यहां से अगर आपको C निकालना है, क्योंकि सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो आप C नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हो। इट इज 2 पाई F का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर, और C को इधर कर दो, L को इधर कर दो। L वैल्यूज पुट करो, C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर, 2 पाई मतलब 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर इंटू L दिया है 500 मिली यानी कि 500 10 to the power -3। That's it, हो गया खत्म। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, द वैल्यू ऑफ C that is just coming as the value of C is 20.26 माइक्रोफराड में 10 to the power 6 आएगा ये, तो माइक्रोफराड। तो इतना हमने C की वैल्यू निकाल ली। तो पहला क्या कह रहा था कि ये वेरिएबल जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू निकालिए। दूसरा कह रहा है कि वोल्टेज निकालो, VL और VC को निकालो एट टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस पे जो आपका करंट फ्लो करता है वो डायरेक्ट V/R फ्लो करता है, मतलब 100/4 यहां 25 एम्पियर फ्लो करेगा। ये 100 वोल्ट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसका और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को नेगलेक्ट करके 0 कर देंगे, तो कितना हो गया 25 एम्पियर। तो डायरेक्टली आप VL बराबर VC निकाल सकते हो, क्योंकि बेटा दोनों ना बराबर है, XL और XC बराबर है। तो कितना हो जाएगा, जो भी आपका I आया या तो आप I में XL से मल्टीप्लाई कर दो, IXL कर दो और IXC कर दो, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, I मतलब 25 इंटू XL और XC कुछ भी निकाल लो आप। यहां पे XL मतलब 2 पाई F यानी कि 50 इंटू 0.5 500 मिली हेनरी है। बस हो गया, खत्म हो गया ये। इट इज जस्ट कमिंग एज 3927 वोल्ट है ना। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया है ना, ये VL और VC का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अगर आप VL लिखना चाहते हैं एक्चुअली, तो अगर आप उसको लिखेंगे तो ये करंट ना लैगिंग होता है तो वोल्टेज क्या होगा, लीडिंग। करंट लैगिंग होता है तो वोल्टेज क्या होगा, लीडिंग। और यहां का करंट लीडिंग होता है तो वोल्टेज क्या होगा, लैगिंग। तो ये जो वोल्टेज होगा क्योंकि वो लीडिंग होगा तो लीडिंग मतलब 90 डिग्री होगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, J2927 वोल्ट, ये कॉम्प्लेक्स में हो गया, और VC इक्वल टू माइनस J 3 ना, सॉरी 2 नहीं, 3 3927 वोल्ट, 3927 वोल्ट। तो आइदर आप ये लिख सकते हो और ये मैग्नीट्यूड है, ये उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। एक बार वीडियो पॉज करिए, इसको कॉपी करिए। Now let us see the next numerical, that is the question number 6. The question number 6. I am reading the question once. A 3-phase 6-pole star connected alternator revolves at 1000 rpm. It has 90 slot and 8 conductor per slot. The flux per pole is 0.05 Weber. Calculate the voltage if Kw यानी कि वाइंडिंग फैक्टर इज 0.96। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल 14 मार्क्स। लेट अस सी व्हाट इज द गिवन डेटा इट हैज।
जो गिवन डेटा है, डेटा एक तो 3 फेज है डेफिनेटली, पोल कितना है 6 पोल, सिंक्रोनस स्पीड कितना दिया है 1000 आरपीएम, नेक्स्ट स्लॉट कितना दिया है 90 स्लॉट, और तो जेड मतलब कंडक्टर कितना हो जाएगा बेटा 90 इंटू 8 कंडक्टर पर स्लॉट दिया है, 90 इंटू 8 कंडक्टर पर स्लॉट, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा पर फेज, एनपीएच, ये टोटल स्लॉट दिया है, मैं करेक्शन ऑफ डेट, ये टोटल स्लॉट कितना दिया है 90 स्लॉट, एंड तो एनपीएच यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितना हो जाएगा, ये 3 फेज में टोटल दिया है, टोटल स्टेटर स्लॉट दिया हुआ है इतना, टोटल कंडक्टर हो गया इतना, टोटल स्लॉट है 90, टोटल कंडक्टर हो गया 8 कंडक्टर पर स्लॉट है, तो टोटल कंडक्टर हो गया इतना, तो टर्न्स पर फेज कितना हो जाएगा 90 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, क्यों ऐसा, पर फेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, टर्न्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज, ये काटोगे तो हो जाएगा 90, 90, और ये हो गया आपका 4, तो 3 जो 12, 120, तो 120 टर्न पर फेज है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितना हो गया, एनपीएच जिसको बोलते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज 120 है ना। नाउ उसके बाद आपके पास फ्लक्स वैल्यू कितना दिया है 0.05 वेबर, एंड फाइनली आपके पास वाइंडिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.96, दैट्स इट, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें निकालना क्या है इंड्यूस ईएमएफ, है ना, हमें निकालना क्या है इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जिसको आप ईपीएच कहते हो या ईएफ कहते हो, दोनों सेम ही है। ये कितना बराबर आएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज √2 पाई या 4.44, √2 पाई ना लिख के 4.44 लिख लो, ज्यादा इफेक्टिव, 4.44 इंटू एफ इंटू फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, यही होता है पर फेज वोल्टेज। तो जो पर फेज वोल्टेज होगा वीपीएच पर फेज वो कितना होगा इतना वोल्ट, तो दिस इंप्लाइज 4.44 इंटू एफ हमें निकालना पड़ेगा, तो एफ कितना हो जाएगा, क्योंकि पी दिया है एनएस दिया है तो एफ 50 हर्ट्ज होगा, कैसे निकालना है, सिंस एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो यहां से एफ कितना हो जाएगा, एनएस मतलब 1000 इंटू 6 बटा 120 आ जाएगा या 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 हर्ट्ज, 0.05 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 120, तो ये ना पर फेज हमें वोल्टेज मिल जाएगा, जस्ट कैलकुलेटेड यू विल गेट द पर फेज वोल्टेज 4.44 इंटू 50 इंटू 0.05 इंटू 120, ये आ रहा है बेटा 1332 वोल्ट, है ना, तो ये पर फेज वोल्टेज है। अगर लाइन वोल्टेज कहोगे EL इक्वल टू स्टार कनेक्टेड है तो √3 इंटू ईपीएच हो जाएगा, √3 इंटू ईपीएच, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट यू विल गेट एज मल्टीप्लाई बाई √3, 2307.09 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। मात्र इतना सा क्वेश्चन और इट कंटेनिंग अप 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, वन थिंग आई हैव डन मिस्टेक हियर, हमने ना KW मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे ना KW से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाइंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अगर वाइंडिंग फैक्टर दिया है इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई वाइंडिंग फैक्टर, यहाँ पे भी KW हो जाएगा यानी कि 0.96 हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई बाई 0.96 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लेट्स सी, और यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना वोल्ट, और इसमें मल्टीप्लाई कर लो 0.96 से, इट विल जस्ट कम एज, जो भी आपका ईपीएच आएगा वो 0.96 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, था ये बिल्कुल कैलकुलेटेड ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 0.96 हम कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक्चुअली बेटा 22.8 वोल्ट, बिकॉज इट इज जस्ट कमिंग एज, ये भी कर देते हैं कैलकुलेशन, 1332 पॉइंट इंटू 0.96, ये आ रहा है
इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0.96 से मल्टीप्लाई नहीं था, इट इज जस्ट कमिंग एज 1278.72 वोल्ट, दैट्स इट। तो ये एक क्वेश्चन था आपका जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। इट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ये सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन है। Now let us see the next question, that is question number 7B। जो 7A है, again it is the आपके पास थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। द डीसी मोटर का प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7B। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। अ बैलेंस ए स्टार कनेक्टेड लोड of 8 plus J6 ohm per phase is connected to balance 3 phase 400 volt supply. Find the line current, power factor, power and total volt ampere, मतलब reactive power। 8 मार्क्स क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट इज द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है वो क्या है? डेटा ये है कि दो बैलेंस लोड है, वो है बेटा आपका 8 plus J6 ओम, ठीक है, ये पर फेज दिया हुआ है लोड। देन 400 वोल्ट है, जो सप्लाई वोल्टेज VL है वो 400 वोल्ट है। एंड नेक्स्ट आपको कुछ दिया नहीं है, आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो लाइन करंट निकालना है, स्टार कनेक्टेड है, ये दिया हुआ है ना, तो हमें लाइन करंट निकालना है वगैरह वगैरह ना। तो चलो हमें सबसे पहले जो इन द केस ऑफ स्टार के केस में जो आपका लाइन करंट होता है वहीं आपका फेज करंट होता है, वो कितना हो गया VPH बाई जेड। तो VPH कितना हो जाएगा, ये 400 डिवाइड बाई √3 है ना, और अगेन डिवाइड बाई दिस वन 8 plus J6 है ना, इतना एम्पेयर। तो जो आपका लाइन करंट होगा वहीं फेज करंट होता है इन द केस ऑफ स्टार। तो डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा, जस्ट आई हैव कैलकुलेटेड इट, जस्ट इज कमिंग एज द करंट I इज इक्वल टू 23.094 एट एंगल -36.87 डिग्री है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे इट इज जस्ट कमिंग एज दिस मच एम्पेयर। ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, वी जस्ट हैव टू फाइंड पावर फैक्टर एंड पावर। वी जस्ट हैव टू फाइंड पावर फैक्टर एंड पावर। तो पावर फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो पहले तो लाइन करंट निकल गया, पहला ये आंसर है, ये वाला आंसर है। दूसरा आते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू cos फाई, मतलब ये वाला एंगल जो है ना बेटा, ये वाला यही दिस वन, यानी कि 36.87 डिग्री। ये जब कैलकुलेट करोगे इट इज कमिंग एज 0.8 लैगिंग। लैगिंग क्यों? क्योंकि करंट जो है ना वो लैगिंग नेचर का है, इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग। तो इसका पावर फैक्टर कितना हो गया 0.8 लैगिंग। अगेन आपको क्या निकालना है, पावर P, एक्टिव पावर। तो P बराबर √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos फाई। तो सारे वैल्यू तो दिया ही हुआ है, पुट कर लो बस। √3 VL का वैल्यू 400 वोल्ट, IL का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, ये मैग्नीट्यूड, दिस वन मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे। तो 23.094 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपको कितना हो गया, जो एक्टिव पावर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये जस्ट कमिंग एज 12.8 यूनिट क्या होता है, वाट। तो ये किलो में कन्वर्ट कर दिए, किलोवाट, ठीक है। एंड फाइनली आपके पास एपरेंट पावर निकालना है S कितना हो गया, √3 इंटू VL इंटू IL, यानी कि जो भी आपको मिला ना उसमें 0.8 से डिवाइड कर दीजिए, डेट्स इट। ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 400 इंटू यह है 23.0494094, ये आएगा बेटा 16, जस्ट कमिंग है 16, ये 16 आएगा आई थिंक सो, हाँ 16 kVA, किलो वोल्ट एम्पेयर। तो रिएक्टिव पावर का यूनिट हो गया किलो वोल्ट एम्पेयर, ये एक्टिव पावर हो गया किलोवाट। पावर फैक्टर कितना हो गया 0.8 लाएगी। इट वाज ऑफ 8 मार्क्स है ना। तो ये जो आपने बनाया दैट्स इट ऑफ 8 मार्क्स। एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करिए।
Now let us see the next question, that is question number 8. I am reading the question once. एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ना यहाँ डिस्प्ले होगा, तो एक बार डेटा लेते हैं क्वेश्चन से, है ना. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस. A 6-pole alternator runs at 1000 rpm and supplies power to a 4-pole 3-phase induction motor. The frequency of rotor of induction motor is 2 Hz. Determine the slip and speed of the motor. यानी कि आपके पास एक अल्टरनेटर है जो ना 6 पोल का है, 1000 आरपीएम पे ऑपरेट हो रहा है, वो सप्लाई कर रहा है 4 पोल के इंडक्शन मशीन को जो कि 3 फेज का है. उस इंडक्शन मशीन के जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज की है. आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी है एज वेल एज स्पीड कितनी है, इंडक्शन मोटर की स्पीड कितनी है. लेट्स सी व्हाट इज द गिवन डेटा. तो जो गिवन डेटा है एक्चुअली ये 2 पार्ट में है, अल्टरनेटर के लिए अलग है और इंडक्शन मशीन के लिए अलग है. तो पहले अल्टरनेटर ले रहे हैं. फॉर अल्टरनेटर, पहले अल्टरनेटर के लिए लेते हैं. तो अल्टरनेटर के लिए डेटा ये दिया हुआ है कि उसका जो पोल है ये 6 पोल है और जो स्पीड है वो 1000 आरपीएम पे ऑपरेट हो रहा है, यानी कि एनएस जो है वो 1000 आरपीएम. ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है. तो आपको यहां से निकालना क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटर जो है ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड पे ही ऑपरेट करता है. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, यानी कि जो अल्टरनेटर से आउटपुट निकलेगा, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, उससे जो आउटपुट निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. तो यहां से आप ना फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. तो एक्चुअली आपको ये बात पता है कि एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है. तो हमें P पता है, 120 कांस्टेंट वैल्यू है, NS कितना दिया हुआ है 1000 आरपीएम पे ऑपरेट हो रहा है. तो हम यहां से ना फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा NS इंटू P दैट इज इक्वल टू 1000 P मतलब 6 पोल डिवाइड बाई 120. यहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा और ये कितना आएगा, ये जब कैलकुलेट करोगे इट इज कमिंग एज 50 हर्ट्ज. तो हमें ना फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी 50 हर्ट्ज. नाउ ये गिवन डेटा किसका था, अल्टरनेटर का. तो अल्टरनेटर के गिवन डेटा से ना हमने ना उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकाल ली. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो डेटा है वो ले रहे हैं फॉर 3 फेज IM मतलब इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर के लिए डेटा में क्या क्या दिया हुआ ये देखते हैं. तो इंडक्शन मोटर का डेटा ये दिया है कि वो एक तो 3 फेज है, हमने लिख दिया ऑलरेडी, और उसकी जो पोल है यानी कि नंबर ऑफ पोल्स जो है वो 4 है. रोटर फ्रीक्वेंसी जिसको आप F2 बोलते हो, रोटर फ्रीक्वेंसी वो 2 हर्ट्ज दिया हुआ है. रोटर फ्रीक्वेंसी दिया है 2 हर्ट्ज. आपसे पूछा क्या 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 बोल रहा है निकालने के लिए, आपको फाइंड करना है स्लिप कितना है एंड फाइंड करना है रोटर स्पीड. स्पीड ऑफ द मोटर मतलब रोटर स्पीड कितना है NR. तो रोटर स्पीड NR निकालना है, स्लिप निकालना है, ये हमें ये डेटा दिए हुए हैं. चलिए, तो अगर हम यहां से आगे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा तो इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो अल्टरनेटर सप्लाई देगा कितनी हर्ट्ज दे रहा है 50 हर्ट्ज, उतना ही किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी. मतलब इंडक्शन मशीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सप्लाई की, दैट इज द 50 हर्ट्ज. अब हमें क्या निकालना है, स्लिप निकालना है. तो हमें पता है कि F2 मतलब कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम F1 या सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, है ना. तो जो आपका F2 होता है वो S टाइम F1 कहिए, चाहे S टाइम सप्लाई फ्रीक्वेंसी F कहिए, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि F1 को स्टेटर फ्रीक्वेंसी कहते हो, दैट इज सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी F. तो हमें यहां से F2 कितना दिया है 2 हर्ट्ज. तो यहां से डायरेक्ट हम स्लिप पहले निकाल लेते हैं. स्लिप कितना हो जाएगा, स्लिप इक्वल टू यहां से F2 डिवाइड बाई F1 या F. दिस इंप्लाइज स्लिप इक्वल टू F2 कितना दिया है 2 हर्ट्ज दिया हुआ है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपने कितना निकाला है 50 हर्ट्ज. ये हो जाएगा 2 बाई 50, इट्स बिकमिंग 0.04. और इसलिए जो परसेंटेज स्लिप होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4%. तो परसेंटेज स्लिप हो जाएगा 4% और स्लिप केवल बोलोगे तो हो जाएगा 0.04. तो हमने ना निकाल दिया. पहला क्वेश्चन जो इसमें था टू फाइंड द स्लिप, हमने निकाल दिया. नेक्स्ट क्या कर रहा है, रोटर स्पीड निकालने के लिए. रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड मतलब कि NR की वैल्यू निकालना है. लेट्स सी, तो आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं. इधर आप ये लिख सकते हो कि स्लिप इक्वल टू NS
माइनस एनआर बाई एनएस, एक फॉर्मूला ये है। तो यहां से हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल दें और स्लिप हमें पता है तो हम एनआर निकाल सकते हैं। और आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस। एक्चुअली इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, इधर लेके आ जाओगे, ये हो जाएगा एस एन एस, एनआर को इधर भेजोगे, इधर जाएगा 1 माइनस एन, है ना। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा। तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो या ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बट बात ये है कि हमें ना इसका सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा, एनएस। ये एनएस नहीं, ये एनएस तो गिवन है अल्टरनेटर के लिए, इसका एनएस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 4 पोल का मशीन है, ये 6 पोल का मशीन था। तो 6 पोल का मशीन के लिए 1000 आरपीएम था, हमें क्या निकालना पड़ेगा 4 पोल के मशीन के लिए। तो हमें एनएस कितना हो जाएगा, सिंस एनएस, ये किसके लिए निकाल रहा है, ये इंडक्शन मशीन का सिंक्रोनस स्पीड निकाल रहा है। तो कितना होगा 120 इंटू एफ बाई पी, फॉर्मूला वही है। तो 120 इंटू एफ कितना है, ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई ये 4 पोल का मशीन है ना कि 6 पोल का। देन इट इज कमिंग एज, ये जो कैलकुलेट करोगे इट विल कमिंग एज 1500 आरपीएम। तो ये 1500 आरपीएम हुआ। तो हमें एनआर की, एनएस की वैल्यू कितनी हो गई 1500 आरपीएम, एस की वैल्यू स्लिप हमें 1 पता है, हम डायरेक्टली यहां से एनआर निकाल सकते हैं। यहां पे कितना, तो एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1500 आरपीएम। तो ये जब कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1440 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो दूसरा जो आपका आंसर था ये है, पहला जो आंसर है वो स्लिप पूछ रहा था ये, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन जो है, इतना क्वेश्चन बेटा ये था 14 मार्क्स का, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इट इज ऑफ 14 मार्क्स। तो आप मात्र इतना बना के यू कैन स्कोर 14 मार्क्स। Let us see the last question. It is question number 9. I am reading the question once. 2 coil X of 12,000 tons and Y of 15,000 tons lies in a plane so that 45% of the flux produced by coil X link coil Y. A current of 5 ampere in X produce 0.05 Weber, while the same current in Y produce 0.07 Weber. Calculate mutual inductance, coefficient of coupling, and C the percentage of flux produced by coil Y and link with coil X. ये भी आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूचुअल कपल्ड सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ये है, व्हाट इज द गिवन डेटा। गिवन डेटा ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि NX, एक्स कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 12,000 है एंड Y कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 15,000 है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, जो आपका कितना लिंक हो रहा है, 45% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय X, यानी कि हम लेते हैं X ना, X मतलब N ले लो, N कितना 45% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय X लिंक विथ Y, यानी कि X में जो प्रोड्यूस हुआ XY ले लेते हैं, प्रोड्यूस बाय X लिंक टू Y और YX इसको एक्चुअली लिखा जाता है। तो NY बाई X तो कितना परसेंट है ये 0.45, मतलब 45% दिया हुआ है कि इतना परसेंट जो फ्लक्स है Y में लिंक होता है X से, X का 45% Y में लिंक हुआ, तो परसेंटेज लिंकेज ऑफ Y ड्यू टू X इक्वल टू 0.45। ओके, देन IX इज इक्वल टू 5 एम्पेयर एंड IY इज ऑल्सो इक्वल टू 5 एम्पेयर, क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है। बट 5X इक्वल टू 0.05 वेबर एंड 5Y इज इक्वल टू 0.075 वेबर। ये इतना डेटा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए M, यानी कि आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो MXY बराबर होता है MYX, ये दोनों बराबर ही होगा, ये दोनों बराबर होगा। अब देखो यहां पे YX दिया हुआ है,
यानी कि x का फ्लक्स जो y में लिंक होगा वो दिया हुआ है। तो जब x का फ्लक्स जो y में लिंक होगा ये दिया हुआ है, तो आपको करना क्या होगा, यहां पे फॉर्मूला क्या होगा कि जो nx है, नंबर ऑफ पहला कॉइल जो फ्लक्स लिंक होगा, यानी कि 5yx डिवाइड बाई जो करंट फ्लो होगा यानी कि ix। ठीक है, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल x, फ्लक्स लिंकिंग टू कॉइल y ड्यू टू कॉइल x और ix। यहां पे nx का वैल्यू कितना है, ये है 12,000। ठीक है, ये दिया है 12,000। कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो 45% ऑफ फ्लक्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, nyx इंटू 5x। ठीक है, तो nyx इंटू 5x डिवाइड बाई एक लाइन और इसमें बढ़ा लो, देन इट विल बी मोर कन्वीनियंट ix। दिस इंप्लाइज ये है आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाई ये कितना दिया है 0.45, ये कितना है 0.05 होल डिवाइड बाई 5 एम्पेयर। दैट्स इट, इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। जस्ट कैलकुलेट इट, इट इज जस्ट कमिंग एज 44 हेनरी, 54 हेनरी। तो हमें ना 54 हेनरी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, दोनों सेम ही होते हैं, XY और YX दोनों सेम होता है। कितना हो गया 54 हेनरी। पहला क्वेश्चन ये दिया होता, क्वेश्चन नंबर ए था ये सब क्वेश्चन ए था। सब क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालिए। तो जो भी आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है यही है, 45% दिया हो ना, इसको कन्वर्ट कर दो, यही कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। तो कितना हो गया NYX को हो, और या ये NYX कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हो गया NYX इज इक्वल टू 0.45। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यानी कि सी क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, सी पूछ रहा है एंड परसेंटेज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वाई लिंक विथ कॉइल एक्स, है ना। अब हमें ना दूसरा चीज निकालना है, ये तो परसेंटेज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय एक्स लिंक टू वाई था ना, अभी निकालना है दूसरा। तो बताओ तो बेटा, क्या हम इसको MYX को, अच्छा XY नो YX नहीं, XY को कैसे लिख सकते हो, अगर X Y लिखने जाओगे तो कितना हो जाएगा ये NY, जैसे देखते जाओ, NX के बदले NY, 5XY डिवाइड बाई IY, बस ये फॉर्मूला होगा। इसमें क्या क्या पता है, ये तो हमें पहले से पता है, ये पता है, इसमें हमें ना 5Y पता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। दिस इंप्लाइज MXY इज इक्वल टू NY हमें पता है, ओके नो डाउट। हमें निकालना NXY ही तो है, निकालना NXY ही तो है, कितना परसेंटेज होगा NXY ये निकालना है, इनटू 5Y, अब Y हो जाएगा यहां पे, पहले 5X था, अब 5Y हो जाएगा, डिवाइड बाई IY। दिस इंप्लाइज आई जस्ट हैव टू रिमूव सम पार्ट, ये वाला रिमूव कर देते हैं हम ना, ये दिस वन। चलो, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाला हुआ है। दिस इंप्लाइज 54 इज इक्वल टू NY कितना दिया है 15,000 मल्टीप्लाई बाई वो तो हमें फाइंड करना है कितना परसेंटेज लिंक होगा, NXY निकालना है। ये दिया हुआ है 0.075 होल्ड डिवाइड बाई IY कितना है, वही 5 एम्पेयर है। सारे वैल्यूज हमें पता है, यहां से NXY हमें निकाल लेना है। जस्ट कमिंग एज, ये कितना आएगा, इट इज जस्ट कमिंग एज, लेट्स सी, दैट इज कमिंग एज 0.24 इतना आएगा। एंड अगर परसेंटेज में लिखोगे, इसीलिए परसेंटेज NXY बराबर 24%। तो जैसे कि वहां पे ना बेटा 45% फ्लक्स लिंक हुआ था X का Y में, उसी तरह से 24% फ्लक्स लिंक होगा Y का X में। तो इट्स ऑल अबाउट
the question paper that was of 2022 basic electrical engineering. Okay, thank you.